हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है, जो आप लोग का न्यू सिलेबस है एनईपी 2020 का, उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी એટલે કે कर ભરનારનો રહેઠાણનો દરજ્જો, उसमें मैं आज आप लोगों को टोटल 3 सम्स कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम्स समझने से पहले आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 75 है एंड गुजराती मीडियम की बुक में पेज नंबर 80 है। ठीक है, वो आप लोगों को एक बार लर्न कर लेना है, उसके बाद ही ये सम्स आपको देखने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली पता चल जाए। और जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट एंड टैक्सेशन के कोई भी चैप्टर की सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरी चैनल की मेंबरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल है। और आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो वो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जो मेरे चैनल का होम पेज है उसमें आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर 4 में आप लोगों को कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री कौशिक फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आर एज फॉलोज। यहाँ पे उसकी इनकम्स दी गई है। उसके बाद नीचे दिया गया कि डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। सेकंड है ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ठीक है, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और सी यहाँ पे है अ नॉन रेसिडेंट, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે શ્રી કૌશિકની નાણાકીય વર્ષ 2023-24ની આવકની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે અને છેલ્લે એવું આપેલું છે કે નીચે જણાવેલ પરિસ્થિતિમાં તેમની કુલ કરપાત્ર આવક નક્કી કરો। પહેલું છે સામાન્ય રહીશ, બીજું છે સામાન્ય नहीं તેવા રહીશ તરીકે અને ત્રીજું છે बिन रहीश હોય तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इनकी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किस तरह से करना है तो वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से कॉलम्स प्रिपेयर करने। फर्स्ट आएगा पर्टिकुलर्स એટલે કે विगत। सेकेंड यहाँ पे आएगा रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, એટલે કે सामान्य रहीश। उसके बाद आएगा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस એટલે કે सामान्य रहीश नहीं हो तेवा। और यहाँ पे आएगा नॉन रेसिडेंट એટલે કે बिन रहीश। ठीक है, इस तरह से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो इनकम इनकी दी गई है, फर्स्ट क्या है कि प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडियन कंट्रोल्ड फ्रॉम अब्रोड એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે પરદેશમાંથી નિયંત્રિત ભારતમાં ચાલતા ધંધાની આવક। तो ये जो इनकम होती है वो हम लोग तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, એટલે કે આ જે આવક હોય છે તે ત્રણેયમાં આવશે डिस्ट्रीब्यूट करते, यानी कि ये सेम ही अमाउंट आएगी मगर तीनों में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट करके लिखना होगा कि प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस એટલે કે परदेशમાંથી नियंत्रित जो आवक है आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ठीक है, मैंने सिर्फ शॉर्टली लिखा है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 23 लाख और यहाँ पे भी सेम आप लोगों को 23 लाख की एंट्री कर देनी है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोगों को दिया गया कि पेंशन फ्रॉम अ फार्मर एम्प्लॉयज इन इंडियन रिसीव्ड अब्रोड એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અગાઉના ભારતીય માલિક પાસેથી પરદેશમાંથી મળેલ પેન્શનની રકમ। तो ये जो होती है वो तीनों में आती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर करके लिखेंगे पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर और यहाँ पे लिखेंगे 3,60,000 और इस तरह से सेम हम लोग लिख देंगे 3,60,000 और यहाँ पे भी आएगा 3,60,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि थर्ड नंबर का कि इनकम फ्रॉम अ प्रोपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री रिसीव्ड इन इंडिया એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પરદેશમાંથી સ્થિત મકાન મિલકતની અંગે આવક જે ભારતમાં મળી છે। ठीक है, और इसका रुपीस कितना है 60,000। तो ये भी तीनों में आता है। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखेंगे कि इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी એટલે કે પરદેશમાંથી જે મકાન મિલકતની આવક છે તે, और यहाँ पे हम लोग तीनों में लिख देंगे 60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे फोर्थ नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री नॉट ब्रोड इन इंडिया એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પરદેશમાં ચાલતા ધંધાનો નફો જે ભારતમાં લાવે नहीं, यानी कि यहाँ पे ये जो इनकम है वो इंडिया में नहीं लाए है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, એટલે કે જે સામાન્ય રહીશ છે તેના માટે જ અહીં રકમ લખવામાં આવશે। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे 92,000 और यहाँ पे हम लोग डैश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का दिया गया है कि इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशंस इन अ फॉरेन कंट्री सेट अप इन इंडिया नॉट ब्रोट इन इंडिया એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પરદેશમાં ચાલતા વ્યવસાય કે જેની સ્થાપના ભારતમાં થઈ હતી અને તેની આવક જે ભારતમાં લાવ્યા નથી। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो
यहाँ पे सेटअप जो है वो इंडिया में हुआ है, मगर इसकी जो इनकम है वो इंडिया में नहीं लाए है। इसका मतलब ये जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के लिए आएगी, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो और जो रेसिडेंट है वो, सिर्फ ये दोनों के लिए यहाँ पे इनकम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रुपीस आएगा 6 लाख रुपीस, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा नील। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का दिया गया कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोपर्टी ઇન ઇન્ડિયા બટ રિસીવ્ડ અબ્રોડ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ભારતમાં વેચેલ મિલકતોની परदेशમાં મળેલ नफो। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो तीनों में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पे आएगा 60,000, यहाँ पे भी आएगा 60,000 और यहाँ पे भी सेम आएगा 60,000। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आप लोगों को क्या दिया गया है, तो इंटरेस्ट on foreign government securities half of the which was received in India, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પરદેશી જામીનગીરીઓ પર આવક કે જેને 1/2 રકમ ભારતમાં મેળવી હતી, और यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा है 40,000। तो इसका मतलब ये जो 40,000 है ना वो ए के लिए यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो पूरा आएगा, यहाँ पे आएगा 40,000, मगर इसका हाफ जो इंडिया में हमको मिला है तो इसका मतलब इसका हाफ कितना हो जाएगा 20,000, वो 20,000 ये दोनों के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पे 40,000 आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना होगा 20,000 और यहाँ पे भी आएगा 20,000। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लिखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे, तो फर्स्ट का करते हैं तो 23 लाख प्लस हम लोग करेंगे 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 92,000 प्लस 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000। तो आप लोगों को यहाँ पे 35,12,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, એટલે કે सामान्य रहीस माटे। उसके बाद सेकंड का हम लोग आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे 23 लाख आएगा प्लस 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 6 लाख रुपीज प्लस 60,000 प्लस 20,000। तो यहाँ पे आपको 34 लाख का आंसर मिलेगा। और इसका हम लोग टोटल किस तरह से निकालेंगे, तो डायरेक्टली माइनस कितना करेंगे, तो ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसमें तो ऑलरेडी माइनस था तो डायरेक्ट -6 लाख रुपीज हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे 28 लाख आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये सम का फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे सम नंबर 5। तो यहाँ पे सम नंबर 5 में दिया गया है कि श्री जनार्दन फर्नीचर्स the following particulars of his income from the financial year 2023-24, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શ્રી જનાર્દને નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે રજૂ કરેલી આવકની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે। यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई उसकी इनकम की, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को लास्ट में क्या दिया गया है, तो क्या कैलकुलेट करना है, तो फाइंड आउट हिज टोटल ग्रॉस इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2024-25। फर्स्ट है इफ he is an ordinary resident, second है if he is a resident but not ordinary resident, और थर्ड है if he is a non resident। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નીચે જણાવેલ દરેક પરિસ્થિતિમાં આકારણી વર્ષ 2024-25 માટે કુલ ગ્રોસ આવકની ગણતરી કરો। પહેલું, જો તેઓ સામાન્ય રહીશ હોય, બીજું, જો તેઓ સામાન્ય રહીશ તેવા नहीं હોય તેવા, અને ત્રીજું છે જો તેઓ बिन रहीस હોય तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कॉलम आप लोगों को इस तरह से प्रिपेयर कर देना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है, એટલે કે बिन रहीस હોય इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लोगों को किस तरह से दी गई, तो सबसे फर्स्ट है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड their लास्ट ऑन रिमाइंडेड टू इंडिया, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પરદેશમાં સ્થિત ખેતીની જમીનની આવક પરદેશમાં પ્રાપ્ત કર્યા પછી ભારતમાં મોકલી આપી હતી। तो इसका मतलब इसकी एंट्री हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ही करेंगे, ए फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को 44,25,000 का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया डिपोजिट इन फॉरेन बैंक। ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પરદેશમાં સ્થિત મકાન મિલકતનું ભાડું જે પરદેશમાં જ બેંક ખાતે જમા રાખ્યું છે, और अमाउंट यहाँ पे 13,60,000। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13,60,000 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि प्रॉफिट ऑफ अ फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ₹20 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और यहाँ पे 40 लाख दिया गया है। इसका मतलब ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે
પરદેશમાં ચાલતા ધંધાનો નફો કે જે ધંધાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ ભારતમાં થાય છે અને આ નફા પૈકી 20 लाखની रकम સૌપ્રથમ बार भारत में प्राप्त થઈ હતી। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 40 lakhs का अमाउंट दिया गया है वो ये दोनों में आएगा, मगर ये थर्ड नंबर का जो है नॉन रेसिडेंट એટલે કે बिन रईस જે છે उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लाख ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 लाख, यहाँ पे भी सेम आएगा 40 लाख और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 लाख रुपीज। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज ऑफ विच 1/4 has become due but not yet received, balance of interest is directly received in India। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વિદેશી જામીનગીરીઓ પરનું વ્યાજ કે જે પૈકી 1/4 રકમ લેણી થઈ છે પણ મળવાની બાકી છે અને બાકીનું વ્યાજ ભારતમાં જ પ્રાપ્ત થયું છે। इसका मतलब इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो 1,28,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में आएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,28,000 और बाकी का जो यहाँ पे 1/4 हिस्सा दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो अमाउंट हम लोग इन दोनों में लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो 1,28,000 डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। तो यहाँ पे 32,000 आया, तो 32,000 को किस में से लेस करना होगा, तो 1,28,000 में से, तो आपको 96,000 का आंसर मिल जाएगा। ये हम लोग ये दोनों में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे तो टोटल ही आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, એટલે કે સામાન્ય રહીશ માટે તો બંને રકમ આવશે જ। जो यहाँ पे 32,000 का डिफरेंस है वो 32,000 भी आएगा और 96,000 भी आएगा, यानी कि टोटल 1,28,000 तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे फिफ्थ नंबर की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई कि डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज रिसीव्ड डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया और 42,000 का दिया गया है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ભારતીય કંપનીઓનું શેરનું ડિવિડન્ડ કે જે બારોબાર પરદેશમાં જ પ્રાપ્ત થયું હતું और इसकी अमाउंट है 42,000। तो ये जो अमाउंट है वो तीनों के लिए आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 42,000, यहाँ पे भी सेम 42,000 और यहाँ पे भी आएगा 42,000 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन बिजनेस इन मुंबई विच इज मैनेज्ड फ्रॉम अब्रॉड, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે मुंबईમાં स्थित पेढ़ीનો नफो कि पेढ़ीનું संचालन परदेशમાંથી થાય છે। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो अमाउंट दिया गया है कि 15,39,000 वो हम लोग तीनों में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15,39,000 का अमाउंट इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है कि आपको एग्जाम में इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, मैंने शॉर्टली लिखा है, आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7th नंबर की इन्फॉर्मेशन। ऐसा दिया गया कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया विच वाज acquired for construction of a residential house, entire sale process यहाँ पे दिया गया 5 लाख रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ભારતમાં સ્થિત જમીન રહેઠાણનું મકાન બાંધકામ માટે ખરીદેલ વેચવાથી થયેલ નફો કે જે જમીનની 5 લાખની पूरेपूरी उपज बारोबार परदेश में ज प्राप्त थई है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी करेंगे क्या, तो डायरेक्टली 5 लाख रुपीस ये जो है ना इसका कुछ भी नहीं करना, बाहर की कॉलम में आपको 3 लाख रुपीस का आंसर दिया है वो 3 लाख का ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और तीनों में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख रुपीस और यहाँ पे भी सेम आएगा 3 लाख रुपीस और नॉन रेसिडेंट में भी हम लोग लिखेंगे 3 लाख रुपीस। ठीक है, इस तरह से कर देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे 8th नंबर की आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, એટલે કે અગાઉના ભારતીય માલિક પાસેથી થયેલ करार मुजब परदेशમાં प्राप्त थયેલ पेंशनની रकम। तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो अमाउंट है वो क्या है, तो पेंशन फ्रॉम फॉर्मर इंडिया यानी कि फॉर्मर कहाँ का है, इंडिया का, એટલે કે मालिक જે છે તે ભારતનો જ છે। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लोग तीनों में इसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 4,50,000, सेकेंड में भी हम लोग लिखेंगे 4,50,000 और नॉन रेसिडेंट में भी लिखेंगे 4,50,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग 2022-23 इज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 2022-23 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પરદેશમાં પ્રાપ્ત કરેલ
आवकनी रकम चालू वर्ष दरमियान भारत में लाव्या छे, तो इसकी एंट्री हम लोग किसी में भी नहीं करेंगे, हमारा करंट ईयर है इसीलिए, तो तीनों में आप लोगों को नील कर देना है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम इस तरह से नहीं सोचना है कि इसकी एंट्री नहीं आएगी तो आप लोगों को ये डिटेल नहीं लिखनी है। ठीक है, ये तो लिखना ही होगा और यहाँ पे नील कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग टोटल करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ए का हम लोग टोटल करेंगे तो 4,25,000 प्लस करेंगे 13,60,000 प्लस हम लोग करेंगे 40 लाख प्लस 1,28,000 प्लस हम लोग करेंगे 42,000 प्लस 15,39,000 प्लस करेंगे 3 लाख रुपीज प्लस 4,50,000। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 1,22,44,000 इतना मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड का अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो ये दोनों डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 13,60,000 माइनस कर देंगे 44,25,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 64,59,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका हम लोग आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 96,000 का एंट्री था तो वो हमको फिर से टोटल करना होगा, तो यहाँ पे आएगा 40 लाख प्लस 96,000 प्लस 4,20,000 प्लस हो जाएगा 15,39,000 प्लस 3 लाख प्लस हो जाएगा 4,50,000, तो आप लोगों को यहाँ पे कितना मिलेगा 68,05,000 इतना मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे 20 लाख प्लस हो जाएगा 96,000 प्लस 42,000 प्लस 15,39,000 प्लस 3 लाख और प्लस 4,50,000, तो यहाँ पे आएगा 44,27,000। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को सम नंबर 5 सॉल्व करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 8 कराने वाली हूँ। तो श्री ब्राडमैन अ नॉन रेसिडेंट फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स of his income earned during the previous year relevant to assessment year 2024-25 એટલે કે શ્રી બ્રેડમેન જે બિન રહીશ છે તેમની આંકણી વર્ષ 2024-25 ના સંબંધિત પાછલા વર્ષની આવકો નીચે મુજબ આપેલી છે और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो कैलकुलेट हिज gross total income for assessment year 2024-25 if he is a non-resident or ordinary resident or resident but not ordinary resident। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તેઓની આંકણી વર્ષ 2024-25ની કુલ આવકની ગણતરી કરો કે જો તેઓ સામાન્ય રહીશ કે સામાન્ય રહીશ નહીં તેવા રહીશ के बिन रईस हो तो कुल आवक केटली था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सम सॉल्व करना है, तो किस तरह से हम लोग करेंगे सम सॉल्व, तो सबसे फर्स्ट इस तरह से टेबल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट એટલે કે सामने रईस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट એટલે કે सामने रईस नहीं तेवा, और यहाँ पे आएगा नॉन रेसिडेंट એટલે કે बिन रईस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिखा है, आप लोगों को नंबर नहीं बल्कि डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। तो फर्स्ट क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन जापान डेवलप्ड बॉन्ड्स, डेवलपमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे दिया गया 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया और यहाँ पे 2,70,000 दिया गया है। ठीक है, गुजराती में आपेलू है कि जापान डेवलपमेंट बॉन्ड्स નું વ્યાજ છે જે 1/3 રકમ બારોબાર ભારતમાં મળેલ છે અને બાકીની રકમ જાપાનમાં મેળવ્યા પછી ભારતમાં મોકલેલ છે और यहाँ पे बाहर की कॉलम में 2,70,000 का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका 1/3 निकालना होगा, यानी कि 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 90,000 का जो आंसर आएगा ना वो हम लोग तीनों में लिखेंगे और उसके बाद का रिमेनिंग कितना बचेगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में आएगा, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ही आएगा। इसका मतलब इसमें फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे कि 2,70,000 और इसका जो 1/3 है डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 90,000 है वो सिर्फ बाकी के जो दो बचेंगे उसमें आएगा। तो इसकी इस तरह से आपको एंट्री करनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो सेकंड नंबर का ऐसा दिया गया है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड देर बट लेटर ऑन रिमाइंडेड टू इंडिया। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે બાંગ્લાદેશમાં સ્થિત ખેતીની જમીનની આવક કે જે ત્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યા બાદ ભારતમાં મોકલી આપી હતી और इसकी अमाउंट यहाँ पे 93,000 दिया गया है। तो ये जो 93,000 है वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ए हमारा है, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो उसमें ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 93,000 और दोनों में हो जाएगा नील। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે લંડન સ્થિત
ધંધાની આવક કે જે ભારત બહાર મળેલ છે और इसका अमाउंट है 5,50,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ही आएगा 5,50,000 और यहाँ पे नील हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का दिया गया कि इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ही ₹25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે જર્મનીમાં સ્થિત ધંધાની આવક કે જે ધંધાનું નિયંત્રણ દિલ્હીમાંથી થાય છે અને 25,000 बारोबार भारतમાં प्राप्त થયેલા છે। तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी इसमें जो 25,000 इंक्लूड है वो हम लोग ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, ठीक है। और दोनों में हम लोग क्या लिखेंगे, 65,000 टोटल ही लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 65,000। उसके बाद जो यहाँ पे लिखेंगे 25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो हम लोग लास्ट में जो लिखना है कि नॉन रेसिडेंस, ठीक है, लेकिन बिन रईस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 65,000 में से 25,000 निकाल देंगे अमाउंट, यानी कि यहाँ पे आएगा 40,000। इस तरह से इसकी एंट्री करनी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आप लोग को दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन एफडी पेड बाय द इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। गुजराती में आपेल છે કે ભારતીય કંપનીએ થાપણ પર ચૂકવેલ વ્યાજ કે જે ભારત બહાર મળે છે और इसकी अमाउंट कितनी है, 40,000 की अमाउंट है। तो ये जो इनकम है वो हम लोग तीनों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 40,000, यहाँ पे भी आएगा सेम 40,000 और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 40,000। उसके बाद आगे यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन अहमदाबाद एंड મેનેજ્ડ ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે અમદાવાદમાં સ્થિત ધંધાનો નફો કે જે ધંધાનું સંચાલન ભારત બહાર થાય છે। और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है, तो 13,27,000 का दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो है वो ये तीनों में आएगा, तीनों सॉरी यहाँ पे 13,27,000 है वो तीनों में इसकी अमाउंट आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस जो है वो इंडिया में ही है इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 13,27,000, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और टैक्सेशन के कोई भी चैप्टर की सम्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के मेंबरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 13,27,000, यहाँ पे भी आएगा 13,27,000 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो सबसे फर्स्ट 2,70,000 प्लस करेंगे 93,000 प्लस 5,50,000 प्लस 65,000 प्लस 40,000 प्लस 13,27,000। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, टोटल 23,45,000 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, तो 90,000 हम लोग लिखेंगे 90,000 प्लस 65,000 प्लस 40,000 प्लस 13,27,000। तो यहाँ पे 15,22,000 का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे रिमेनिंग कितना मिलेगा, तो 90,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 13,27,000। तो यहाँ पे 14,97,000 का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सम्स कंप्लीट होते हैं। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप के सम्स पूछे जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।